अंधा कर देने वाला विंड एस्ट्रल फट गया और उसकी शक्तिशाली लहर ने बाघ पर जमे विवेक को भी उड़ा दिया। विस्फोटित विंड एस्ट्रल के सामने आइस निम्फ ट्रांसफॉर्मेशन उसे पूरी तरह से बचा नहीं सका और उसका खून बेतहाशा बहने लगा। बागिन ने उन्मत्तता के साथ अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे आसपास की वनस्पतियां भीषण वायु के कारण टूट गईं। बागिन ने पीड़ा में अपने पंजों से अपने सिर को पकड़ लिया, जैसे वह अपने सिर के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस समय उसके सभी छिद्रों से खून बह रहा था। उसके उन्मत्त संघर्ष के दौरान बहुत अधिक रक्त बह गया था। 7वें क्रम के राक्षसी जानवर का शरीर वास्तव में भयानक था। हालांकि उसकी खाल कठोर थी और उसकी हड्डियां तथा मांसपेशियां मजबूत थीं, उसके आंतरिक अंग उतने ही संवेदनशील थे जितने किसी अन्य जानवर के, और उसके गले के अंदर फटी पवन ब्लेड ने वही किया जो किसी के गले में पवन ब्लेड के फटने से होता है। उसने सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह केवल तेजस की शक्ति नहीं थी, बल्कि बाघिन की अपनी शक्ति भी थी। जब तेजस को उसके पवन आकाश द्वारा आकाश में उड़ा दिया गया, तो उसके शरीर में प्रवाहित हुई अपार रक्त शक्ति के कारण उसका शरीर लगभग फट गया। लेकिन तेजस ने घबराया नहीं, क्योंकि यह स्थिति उसने पहले से अनुमानित की थी। तेजस के शरीर में रक्त शक्ति के विशाल प्रवाह के साथ उसने तुरंत रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की छठी परत को तोड़ दिया। यह उसके मुख्य उद्देश्यों में से एक था। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की छठी परत को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। हालांकि राक्षसी जानवरों की रक्तरेखा ऊर्जा अशुद्ध थी, 7वें क्रम के पंख वाले बाघ की ऊर्जा इतनी प्रचुर थी कि फिल्ट्रेशन के बाद भी यह उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक थी। उस समय रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा तेजस के भीतर तेजी से घूम रही थी, जो उसके शिरोबिंदुओं को उग्र रक्तरेखा ऊर्जा से अभिभूत होने से बचा रही थी। तेजस द्वारा बहाया गया रक्त भी इसी समस्या का परिणाम था। चोट लगने के बजाय यह उसकी अपनी ऊर्जा द्वारा ताजी रक्तरेखा ऊर्जा में अशुद्धियों को बाहर निकालने के कारण हुआ था। जब वह आकाश से नीचे उतरा, तदा तो उसने अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया। वह अब आभारी था कि उसने पहले ही दिव्य लोमड़ी परिवर्तन को साहसपूर्वक एकीकृत कर लिया था। इस तरह के क्षण में अपने शरीर पर उसका सटीक नियंत्रण उसकी द्रवीभूत आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव का परिणाम था। इस प्रकार के कर्तव्य की कठिनाई को तेजस अच्छी तरह से समझता था। इसके अतिरिक्त ऐसी चरम स्थितियों में भी अपने भीतर व्याप्त ऊर्जा पर नियंत्रण बनाए रखने की उसकी क्षमता आध्यात्मिक शक्ति के विभिन्न स्तरों को नियंत्रित करने के उसके 3 जन्मों के अनुभव के कारण ही संभव हो पाई थी। समय की कमी के कारण वह उस विशाल ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सका। इसके बजाय उसने इसे बाहर की ओर निर्देशित करने का विकल्प चुना, जिससे बागिन के मुंह में प्रवेश करते ही विस्फोट हो गया। तेजस की योजना थी कि वह बागिन की आंखों पर हमला करे, जो उसकी सबसे कमजोर जगह थी। साधना के छठे क्रम में आगे बढ़ने के बाद बागिन से अवशोषित रक्तरेखा ऊर्जा के साथ उसकी सुरक्षा को तोड़ना संभव था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से विवेक और गौरवलाल ने मिलकर बागिन का सामना किया, जिसे न केवल उसकी गति धीमी हो गई, बल्कि तेजस को हमला करने का एक अनमोल मौका भी मिला। उस क्रूर ऊर्जा ने, जिसे तेजस ने रोक नहीं पाया था, उसके रहस्यमय जेड हाथों के माध्यम से निकलते ही बागिन के सबसे कोमल हिस्से पर हमला किया। तेजस के रहस्यमय जेड हाथ, जिन्होंने उसकी हथेलियों को अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना दिया था, उस हिंसक ऊर्जा का सामना करने में संघर्ष कर रहे थे। उसकी त्वचा की सतह से खून की धुंध निकल पड़ी और बागिन का पूरी तरह असुरक्षित गला इस हमले से बुरी तरह प्रभावित हुआ। जब तेजस ने हमला पूरा किया, वह बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन बागिन की स्थिति कहीं अधिक खराब थी। बागिन जमीन पर गिर पड़ी, बहुत अधिक खून की उल्टियां करने लगी और उसकी आंखें तेजी से धुंधली हो गईं। तेजस ने उस अत्यधिक सुरक्षा को तोड़ने में सफलता प्राप्त की और अब वह मुश्किल से अपनी स्थिति बनाए रख सका। गौरवलाल, जिसने अपनी सारी ताकत खो दी थी, और विवेक, जो विस्फोट से दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा था, दोनों बेहोश हो चुके थे। तीनों ने उस संक्षिप्त युद्ध में पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी। एक छोटी सी चूक भी उन्हें निसंदेह बाघ के पंजों में दबकर मौत की ओर ले जाती। तभी दूर से एक तीखी गर्जना गूंज उठी। हरे रंग की रोशनी का विशाल विस्फोट आसमान में उछला, जिसने लाल रोशनी के विशाल क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया। एक भयानक आभा बेतहाशा फूट पड़ी और तेजस का चेहरा अचानक बदल गया।
उसे ठीक से पता था कि क्या हो रहा है। पंख वाले बाघ राजा को महसूस हुआ कि उसका साथी मर चुका है और वह पागल हो गया है, जिसे संभालना मेयर के लिए भी बहुत कठिन हो गया था। बच्चे को खोने का गुस्सा और पत्नी को खोने की नफरत। किसी के लिए भी यह कल्पना करना मुश्किल था कि 9वें क्रम का पंख वाला बाघ राजा इस स्थिति में कितने भयानक हमले करेगा। तेजस को घूमने में कठिनाई हो रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी मेरिडियंस में खिंचाव था, उसकी ऊर्जा अव्यवस्थित हो गई थी और उसकी आभा अस्त व्यस्त थी। वह लड़ाई जारी रखने में असमर्थ था। दूर आकाश में पंख वाले बाघ राजा का विशाल सिलहूट दिखाई दिया, लेकिन तभी तेजस ने आकाश में एक चमकदार लाल रोशनी देखी। लाल रोशनी अविश्वसनीय रूप से चमकदार थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, पूरा आकाश लाल हो गया, मानो कोई शानदार सूर्यास्त हो। यह लाल रोशनी पंख वाले बाघ राजा से निकलने वाली तीव्र हरी रोशनी को दबा दी। जैसे ही लाल रोशनी गुजरी, पंख वाले बाघ राजा ने एक दयनीय चीख मारी और उसका विशाल शरीर उड़ान बनाए रखने में असमर्थ हो गया। चारों ओर का हरा पवन एस्ट्रल टूट गया और बाघ दूर जा गिरा। तेजस उस शक्तिशाली प्रहार से स्तब्ध रह गया। क्या मेयर इतना शक्तिशाली था? बुरी तरह घायल होकर पंख वाला बाघ राजा भाग गया। उसने अपने साथी को खोजने की भी कोशिश नहीं की। इस समय बाघिन की आंखों में रोशनी की आखिरी झलक भी बुझ गई, जो उसके पूर्ण निधन का संकेत था। 7वें क्रम का यह पंख वाला बाघ, जो 8वें क्रम तक पहुंचने से शायद कुछ सप्ताह या महीने दूर था, तेजस और उसके सहयोगियों के संयुक्त प्रयासों से पराजित हो गया। दूरी पर एक लाल आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे कि बहती हुई रोशनी की लकीर। जब अभय राव ने देखा कि तेजस तेजी से नीचे आ रहा है, तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनका पहला विचार था, यह खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। चांदनी और दीपक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। विवेक और गौरव लाल जमीन पर पड़े थे। उनकी स्थिति अज्ञात थी और केवल तेजस ही अभी भी मुश्किल से अपना भरण पोषण कर रहा था। तेजस ने अभय राव के हाथ में एक तलवार देखी। यह तलवार गहरे लाल रंग की थी, जो न तो धातु की थी और न ही जेड की, लेकिन उसमें एक भयंकर लाल चमक थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले की तेजस्वी लाल रोशनी इसी तलवार से निकली थी। मास्टर, तेजस ने खांसते हुए खून थूका और फिर जमीन पर गिर पड़ा। वह और अधिक नहीं टिक सका। वे, अभयराव की आवाज कांप गई। वे इस सत्र के कुछ सबसे अच्छे छात्र थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो संगठन को कैसे समझाया जाएगा? तेजस ने सिर हिलाते हुए कहा, वे ठीक हैं। चांदनी और दीपक आगे निकल गए। हम तीनों ने पीछे से कवर किया और किसी तरह बागिन को नीचे गिराने में कामयाब रहे। कृपया दोनों बड़े भाइयों की जांच करें। चांदनी और दीपक की सुरक्षा की खबर सुनकर अभयराव ने राहत की सांस ली। दीपक का आकाशीय लोमड़ी परिवर्तन महत्वपूर्ण था और चांदनी का स्वर्णिम रॉक परिवर्तन भी अद्भुत क्षमता रखता था। सौभाग्य से वे दोनों जीवित थे और बाघ के पंजे के नीचे नहीं मरे थे। अभयराव बिना कुछ और कहे तुरंत विवेक और गौरव लाल के पास पहुंचकर उनकी हालत जानने लगे। विवेक की चोटें गंभीर थीं। उसकी कम से कम 4 या 5 पसलियां टूटी हुई थीं, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं, जिससे यह संकेत मिला कि उसकी जान को तत्काल कोई खतरा नहीं था। गौरवलाल मानसिक थकावट के कारण बेहोश हो गया था। हालांकि बाघिन ने उसे भी मारा था। उसकी शारीरिक स्थिति सामान्य लग रही थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर थी। जिंदा हैं, ये अच्छा है, अभयराव ने खुद से कहा और राहत महसूस करते हुए खून का एक कौर थूका। उन्होंने विवेक और गौरवलाल को उठाया और तेजस के पास ले आया। तलवार, जो अब जल रही थी, धीरे धीरे उसके दाहिने हाथ में समा गई और गायब हो गई। गुरुजी, आपका प्रहार सचमुच बहुत शक्तिशाली था, तेजस ने कहा। अभयराव ने भौहें सिकोड़ी। यह सिर्फ एक आखिरी उपाय था। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? यह एक ऐसा हमला था जिसके लिए तैयार रहना जरूरी था, अन्यथा इसमें इतनी देर नहीं लगती। चांदनी और दीपक, यहां मूल मुहावरा 1000 दुश्मनों को मारने के लिए 800 सैनिकों का बलिदान देना है, जो कि एक ऐसी कार्रवाई को दर्शाता है जो दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाती है।